नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा में आज सबसे महत्वपूर्ण तो ये था कि आज दुनिया को शांति की पाठ पढ़ाने वाला शांति दूत, शांति पुत्र, जो धरती के सबसे महानतम कुल क्षत्रिय वंश में जन्म लिए राज परिवार से थे, लेकिन दुनिया में शांति और भाईचारा कैसे कायम हो, भविष्य की चिंता और अतीत की दर्द और दम्भ से व्यथित जमाने को वर्तमान में जीने और वर्तमान को आनंदित कर भविष्य को सुखमय बनाने का मार्ग देने वाले भगवान बुद्ध के जयंती की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बुद्ध की शांति संदेश आप सबके मन में अक्षरशः वास करे और आप कभी उग्र ना हो, आपका जीवन हमेशा शांति और प्रसन्नचित आनंदित रहे। इन्हीं दुआ शुभकामनाओं के साथ मैं राकेश परमार एक बार पुनः भगवान बुद्ध की जन्म की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मित्रों, भगवान बुद्ध के जन्मोत्सव की शुभकामनाओं के बाद आप सबको बाबा विश्वनाथ की कृपा बनी रहे, ये आज प्रमाणित हो गया। दुनिया विश्वनाथ की है और बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ हैं। जो उन पर बेलपत्र चढ़ाता है वो उनका भी भला करते हैं, और जो उन पर बेलपत्र नहीं चढ़ाता वो उसका भी कल्याण करते हैं, क्योंकि जगत का कल्याण करने के लिए ही आपने दुनिया बनाया है और अपनी बनाई दुनिया को आप बर्बाद और प्रसन्न नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। तो आप सबको हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ की। आज ज्ञान वापी मंदिर का सत्य करीब करीब सामने आ गया। चूँकि मामला न्यायालय में लंबित है, तो मुझे जैसे कानून के विद्यार्थी को कुछ ओछी हल्की और साधारण बात कहने की हिमाकत नहीं करनी चाहिए। विद्वान न्यायाधीश हैं हमारे देश में, तटस्थ न्यायपालिका है, और सभी लोगों के मौजूदगी में ज्ञान वापी परिसर की पूरी तहकीकात हुई। सारा एक्सरे होने के बाद तथ्य क्या आए हैं, ये तो हमारे लर्नेड जजेस वो लोग डिसाइड करेंगे कि क्या व्हाट्स हैपन टुमारो। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो भी हो, जगत पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे और आप सब सुख शांति बनाए रखें। भारत सरकार से मैं एक हाथ जोड़ करके मांग करता हूँ कि वो आज अभी और इसी वक्त से असुरुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के मीडिया बयानबाजी पर रोक लगा दे, क्योंकि ये सीधा सीधा भड़काऊ बात बोल रहे हैं, और अगर इनको गिरफ्तार किया जाएगा तो इनको राजनीतिक माइलेज मिलेगी। बकवास वो इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको राजनीतिक माइलेज मिले। देश का मुसलमान उनको ठुकरा दिया है। हर जगह मुस्लिम बहुल इलाका होते हुए भी उनकी जमानतें जब्त हो रही हैं, बल्कि उनसे ज़्यादा हमारे हिंदू समाज के लोगों पर भारतीय मुसलमानों को भरोसा है, और उन्होंने हिंदू समाज के लोगों पर ज़्यादा भरोसा किया है बजाय उग्रवादी आतंकी और बिगड़े बोल बोलने वाले आतंकी मुस्लिम पर। आतंकी मतलब बात से आतंक फैलाने वाला। आतंकवादी सिर्फ वही नहीं होता जो सीमा पर पार करके आता है और बम बारूद गोला चला देता है, नहीं। आतंकी वो ये ज़्यादा खतरनाक है जो अपने वाणी से विस्फोट कराते हैं और समाज में वैमनस्य पैदा करते हैं। भारत सरकार को चाहिए कि कानूनी अड़चन अगर कोई आती है तो कम से कम प्रभाव का इस्तेमाल करके मीडिया में इनकी वीडियो डाउन कराने का प्रयास करें, वो बहुत ज़्यादा समाज पर उपकार होगा। खैर, आज मैं बाबा विश्वनाथ के बात पर और पर नहीं चर्चा करने के लिए बैठा हूँ, क्योंकि मेरी हैसियत ही नहीं है कि भोलेनाथ की विषय में मैं कुछ कह सकूं। भोलेनाथ अंतर्यामी है दुनिया में, अब उनका क्या मुकाबला, किसी के सामने किसी से उनके विषय में क्या चर्चा करना। वो हम में तुम में खड़क में घट घट व्यापत राम, तो जो घट घट व्याप्त है उनको मुझ जैसा साधारण आदमी क्या कहेगा। सूर्य को आईना दिखाना, सूर्य को दीपक दिखाना मेरी शक्ति के अंदर नहीं है। इसलिए जय बाबा विश्वनाथ की। आज मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर के आपके सामने आया हूँ। चूँकि मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ, मेरा टैग लाइन है कि इस चैनल पर उन्हीं खबरों का विश्लेषण होता है जो कहीं नहीं होता है या कहीं नहीं करने दिया जाता है।
आज का मेरा विषय है कि क्या ग्रामीण विकास में सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि बाधक हैं क्या? मतलब मुखिया, पंचायत सदस्य, ये लोग ही सबसे ज़्यादा बाधा का कारण बन रहे हैं क्या? और इनको बाधा के कारण बनने में हमारे देश के कलेक्टर लोग इसमें कुछ रोल अदा कर रहे हैं? और क्या कलेक्टर और पंचायत प्रतिनिधियों के साठगांठ से ग्रामीण विकास बाधक हो रहा है, रुक रहा है और गांव का विकास संभव नहीं हो पा रहा है? आज चर्चा इसी पर होगा। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर कोई विकास होता है तो वो शहरों से शुरू होता है और गांव तक जाते जाते थक जाता है। मतलब स्थिति ये होती है कि एक आदमी सवेरे तरोताज़ा होकर के नाश्ता पानी करके निकला, स्पीड बढ़िया है, वो शहर से पहुंचते पहुंचते गांव गया तब तक वो थक गया और जाकर के गांव में आश्रय लेकर के सो जाता है और जाकर के गांव का 2 रोटी खा के गांव का नुकसान ही करता है और फिर सुबह ताज़ा होकर के शहर की तरफ चल देता है। इन सब विषयों को जब तक एड्रेस नहीं किया जाएगा, इन सब विषयों पर जब तक पूरी चर्चा नहीं की जाएगी, तब तक आप एक बात जानिए कि ये संभव ही नहीं हो पाएगा कि गांव का विकास कैसे संभव हो और गांव के विकास को कैसे विकसित किया जाए। मित्रों, 2-3 बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। ग्राम विकास की योजना के तहत गांव का क्या स्वरूप हो और गांव को कैसे विकसित किया जाए। मित्रों, आंकड़े के मुताबिक हमारे समस्त भारतवर्ष में 773 जिला है, सभी राज्यों को मिलाकर के। मतलब 773 जिलाधिकारी, जिलाधीश, कलेक्टर हमारे देश में पदस्थापित हैं। करीब करीब 59,700-800 के करीब करीब गांव हैं। मतलब आप अप्रोक्स 60,000 मान लीजिए। कुछ गांव ऐसे होंगे जिनका लिस्ट में नाम नहीं होगा, जैसे गांव में गांव होता है, टोला में टोला होता है, तो आप अप्रोक्स 60,000 गांव मान लीजिए कि हमारे देश में है। तो 60,000 प्रधान है। ये पूरा जो 135 करोड़ की हमारी आबादी है, ये 60,000 और 773 के बीच में फंस करके रह गई है। मतलब देखिए कि कितना बड़ा विडंबना है, कितना बड़ा आश्चर्य है कि देश का विकास का संसाधन होने चाहिए ये 60,000 लोग, ये 773 लोग, लेकिन बाधक का रोल अदा कर रहे हैं ये 60,000 लोग और 773 लोग। उदाहरण देता हूं मैं, आप अपने गांव को ले लीजिए। मैं बोल रहा हूं, आप अपना गांव सोच करके समझिए। जब श्रीमान राजीव गांधी ने पंचायती राज योजना लागू किया था तो उनका मानना था कि मोहनदास करमचंद गांधी से लेकर के राजीव गांधी तक एक बात जरूर कहते हैं। जब भी हमारे नेताओं को माइक और मंच मिलता है तो वो एक ही कहते हैं कि गांव का विकास से ही देश का विकास संभव है, क्योंकि कुछ हजार सैकड़ा शहर है और 60,000 के करीब गांव है। तो जब तक आप 60,000 गांव का विकास नहीं करेंगे तब तक 135 करोड़ लोगों का विकास संभव नहीं है। अब सवाल है कि ये कैसे होगा, क्योंकि व्यवस्था तो हमारा बड़ा उल्टा है। फिनांस कमीशन राज्यों को पैसा देती है, राज्य कलेक्टर को पैसा देता है, कलेक्टर डिसाइड करता है कि उसको कैसे करना है। नेतागिरी चमकाने के लिए एमपी एमएलए फंड की व्यवस्था की गई कि भाई एमपी एमएलए डिसाइड करेगा कि हमारा फंड कहाँ लगेगा। अगर एक आंकड़ा निकाल लिया जाए तो एमपी एमएलए अपने फंड की व्यवस्था भी वहीं लगाता है जहां जरूरी है। बहुत कम ऐसे परसेंटेज है जब कोई एमपी एमएलए नए अस्पताल के निर्माण में अपना फंड दे रहा हो, नए विद्यालय के निर्माण में अपना फंड दे रहा हो, कोई ऐसी योजना में अपना फंड दे रहा हो जो उस गांव में पहली बार हो रहा हो। इन सब चीजों की व्यवस्था जब आप सोचेंगे तो लगेगा कि गांव के साथ सौतेला व्यवहार क्यों, कैसे और किस स्तर पर हो रहा है। सबसे पहले हम गांव की उपयोगिता की बात आपको बताते हैं। मित्रों, मैं जब अभी आपके सामने बैठा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, तो मैंने अभी अभी अपना भोजन समाप्त किया है। मतलब मैं 9:30 बजे खाना खा लेता हूं, 9:45 बजे तक मेरा भोजन समाप्त हो जाता है। 15 मिनट हल्का बुल्का टहलने के बाद 10 बजे आपके सामने आ करके अपनी बात रखता हूँ। ये जो मैंने भोजन आज ग्रहण किया है अभी, या रोज अब तक जो मेरी 52-53 वर्ष की उम्र में जो भोजन ग्रहण किया है,
वो मेरे शहर वाले मकान में उत्पन्न नहीं होता। मेरा शहर का जितना मकान है उतना मेरे गांव में गोबर फेंकने के लिए स्थान है, बल्कि वो कम पड़ जा रहा है। खैर वो अलग विषय, उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा। तो ये जो जितने शहर के लोग हैं, ये जो सुबह शाम भोजन करते हैं, वो शहरों में उत्पन्न नहीं होता है। ये उत्पन्न होता है हमारे गाँव में, जिनका भाग्य विधाता शहर का लोग होता है। मतलब गांव कैसे विकसित हो ये डिसाइड करने वाला लोग शहर में बैठा होता है। अब आप एक बात समझ लीजिए कि उजाले में बैठ करके अंधेरे के विकास करने की योजना पर चर्चा होती है, कितना हास्यास्पद है। भोजपुरी में कहावत है ग्रामीण बोलचाल में कि जाके पाँव न फटी बिवाई, असू का जाने दर्द पड़ाई। जिसके पाँव में बिवाई नहीं फटी है उसको क्या पता कि ये एड़ी में एक कट लगा है कि क्या। उनको लगा यार ये कोई कट लग गया होगा चलते उलटे। उनको क्या पता कि ये कट सवेरे कितना दर्द करता है जब आदमी सुबह उठ करके पाँव जमीन पर रखता है। तो कल्पना करिए कि पाँव के बिवाई के दर्द उस आदमी को क्या पता जिसको बिवाई फटी ही ना हो। यही कल्पना है, क्योंकि जो आदमी गांव में रहता है उसने उन परिस्थितियों को देखा है। ग्रामीण वाला परिस्थिति को शहर वालों को अनुभव ही नहीं है, ना ही वो कभी अनुभव करने की सोचते हैं। गांव में अगर अधिकारियों को रात्रि विश्राम करने की कभी कभी राजनीतिक मजबूरी पड़ती है हमारे सरकारों को, तो वो सब शहर से भी ज़्यादा व्यवस्थित हो करके गांव में रहते हैं। मतलब गांव में वो मच्छरदानी आएगी, बेड आएगा, सोफा आएगा, कूलर आएगा और दूर जनरेटर चलता रहेगा। तो वो फिर गांव रहा कहाँ, बल्कि वो तो शहर से भी ज़्यादा हो गया ना, क्योंकि शहर में पॉल्यूशन है और सुविधा है, और गांव में शुद्ध वातावरण है और सुविधा नहीं है। लेकिन शहर वाली सुविधा और गांव वाला शुद्ध वातावरण लेकर के आप तो स्वर्ग में चले गए। वहाँ आपने विकास किया क्या, विकास के विषय में सोचा क्या? और फॉर्मेलिटी का रात्रि विश्राम तो उसी तरह से होता है ना, जैसे नेता किसी दलित के घर 5 स्टार से भोजन मंगवा करके खाता है और फोटो खिंचवाता है कि दलित भाई के साथ भोजन करते हुए। दलित भाई के साथ भोजन करने का मतलब है कि आप उसके रसोई में जाइए रेंडम और देखिए कि उसके घर में कौन सी बनी आधी पकी सब्जी है या दली रोटी है, उसको खाइए, महसूस करे कि वो कैसा खाता है। दलित तो कहता है कि यार रोज रोज नेताजी आते, क्योंकि बचा बुचा जूठन आपका खा के एक दिन वो भी स्वादिष्ट भोजन प्राप्त कर लेता है और कहता है अच्छा ऐसे भोजन होता होगा। ओहो, आप उसको और दम दे गए। मित्रों, दो बातें मैं हमेशा हिट और रन नहीं करता। मैं मुद्दा उछाल करके उसकी समाधान न बताऊं, फिर मेरे रहने और मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं। सबसे पहले आपको मुद्दा बताता हूं। मुद्दा यह है कि गांव की समस्या गांव के लोगों के हाथ में दे दी जानी चाहिए। गांव पंचायतें निष्पक्ष, निडर और तटस्थ हो, इस बात की जुगाड़ करना चाहिए। आमतौर पर देखा जाता है कि जो गांव के चुनाव में प्रतिनिधि खड़ा होते हैं वो दबंग किस्म के लोग होते हैं, और आम गरीब ग्रामीण उनके सामने मुंह उठा करके बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता है। अगर इस तरह की व्यवस्था होगी तो फिर गांव प्रधान का प्रधान होने का कोई मतलब नहीं होता। तो ये बात ग्रामीण स्तर पर भी हो कि चुनाव में उन्हीं लोगों को गाँव के प्रधान बनाने की सोचा जाए, या वैसी व्यवस्था की जाए कि जिन आदमी का केस डायरी में रजिस्टर ना हो, जो दबंग किस्म का हो, वो भी प्रधान ना बने। प्रधान तो गांव के एक ऐसा गरीब आदमी बने जो लोगों को देख करके डर जाए कि भाई 2 आदमी लठ लेके आ गए यार मुझे को मारेगा, उसको प्रधान बनाया जाए ताकि वो डर के मारे सारा काम गांव में करेगा। उसके बाद जिस तरह से फिनांस कमीशन, वित्त आयोग जो पैसा कलेक्टरों को देते हैं, वो सीधे ग्राम पंचायतों को पैसा दे। ग्राम पंचायतें अपनी चीज बताएं कि मुझे क्या करना है। शहर यह डिसाइड ना करे कि शोभा चौराहे से सड़क निकलेगा, अस्पताल निकलेगा, पिच बनेगा, खड़ंजा बनेगा। नहीं, आप गांव को बोले कि तुमको प्राथमिकता क्या है। हो सकता है मेरे गांव को अभी सड़क की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे गांव में किसी के पास गाड़ी नहीं है, तो सड़क क्या करेंगे भाई। हो सकता है मेरे गाँव में बिजली की आवश्यकता हो सकता है मेरे गाँव में बिजली की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों के पास बिजली की कोई उतनी आवश्यकता नहीं है जितने एक अस्पताल की जरूरत हो सकता है मेरे गांव के लोग कहते हैं यार हम तो ग्रामीण वातावरण में रहते हैं, मुझे अस्पताल क्या जरूरत है, सबसे पहले मेरा बच्चा पढ़े और पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बने, जा करके हमारा बच्चे हमारे गांव में इंजीनियरिंग करे, पढ़े डॉक्टरी करे। तो हो सकता है उनको विद्यालय की आवश्यकता हो। मतलब इन सब चीज़ों की व्यवस्था हमारे गाँव वाले लोग सोचे होंगे, हमारे गाँव वाले लोग सोचेंगे, और हमारे गाँव के लोगों को सोचने की छूट दी जाएगी, तब तो जाकर के पता चलेगा कि गाँव का लोग क्या करेगा। उदाहरण देते हो, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ,
नरेंद्र मोदी मेरे को आकर के बोले कि परमार जी तुम्हारे नाम पर 10 लाख रुपया इशू कर रहा हूं, क्योंकि प्रत्येक गांव के लोगों को हमने दिया है, तुम्हारे हिस्से में 10 लाख आ रहा है, मैं तुम्हारे यहाँ ना 1 मंजिल मकान बना देता हूं। अब बताइए 3 मंजिल मेरा पहले से है, 3 कमरा यूज होता है, एक में मैं रहता हूँ, एक में मेरा बेटा रहता है, एक में मेरी बेटी रहती है, तो 3 मंजिला मकान में 3 कमरा इस्तेमाल होता है। अगर 1 मंजिल और मोदी जी बनाते वो किस काम का मेरा 1 मंजिल और झाड़ू पोछा के लिए एक्स्ट्रा मेहनत पड़ जाएगा, बर्डन पड़ जाएगा, तो मैं मोदी को गाली दूंगा कि खुश होऊंगा? कहूंगा यार 1 मंजिल और बढ़ा दिया, एक और झाड़ू पोछा की जरूरत पड़ेगी, हफ्ता में ना करूंगा तो महीने में झाड़ू तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि जंगल और गंदगी में तो रहेंगे नहीं। लेकिन मोदी जी कहेंगे कि राकेश परमार 10 लाख रुपया तुमको दिया है तुम्हारे विकास के लिए, तुम क्या करोगे? तो मैं बोलूँगा सर आप 10 लाख रुपये दे रहे हैं, बिटिया की शादी पैसे की वजह से नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पर दहेज दानों तिलक मांग रहे हैं और मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं अपनी एक बेटी का शादी करूँगा। मोदी जी को मैं और मेरी बेटी आजीवन जब तक जिएगी गुणगान करेगी कि मोदी जी की कृपा से हमारा शादी सुख संपन्न हो गया, 10 लाख रुपये खर्चा करते। मैं कहूँगा मोदी जी 10 लाख दिया था, मेरी पत्नी की तबीयत खराब रहती है, मैं उसका इलाज सबसे पहले करवाना चाहता हूँ, वो स्वस्थ हो जाएगी तो स्वस्थ मन में स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन बसता है, हम पूरा जीवन मोदी जी के लिए रहेंगे। मैं कहूँगा यार मेरे बच्चे की पढ़ाई अधूरी रह गई है, मैं चाहता हूँ कि इस 10 लाख रुपये से विदेश भेज करके बच्चे की पढ़ाई करवा दूँ, वो मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है। बच्चा पढ़ जाएगा तो फिर 2 मंजिल 10 लाख रुपया महीने में कमा लेगा, इतना सक्षम बना दूंगा। मैं कहूँगा मोदी जी 10 लाख रुपया का मैं 2 दुकानें बनवा देता हूँ, ताकि वहाँ पर मैं एक में सब्जी खोल लूँगा, दूसरे में राशन का दुकान खोल लूँगा, क्योंकि अब वो जिनके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, मीटर है, उनको राशन कार्ड पर से राशन नहीं मिलेगा, तो मैं राशन दूंगा, मेरा दुकान चलता रहेगा, मेरा घर चलता रहेगा, मेरी व्यवसाय चलती रहेगी, तो वो ज़्यादा कारगर होगा। मोदी जी का तो 10 लाख रुपया खर्चा हुआ, मेरे मतलब का इस्तेमाल हो गया। यही व्यवस्था, इन्हीं को आप अपने गाँव में सोच लीजिए कि हर गाँव का अलग व्यवस्था है। कई ऐसे गाँव है जिसमें 2-2, 3-3 विद्यालय हैं, लेकिन वहाँ पर कोई अस्पताल नहीं है। तो मान लीजिए कि मोदी सरकार दिल्ली से डिसाइड करेगी या योगी सरकार लखनऊ से डिसाइड करेगी कि शोभा चक्र में विद्यालय बना दी जाए, तो वह 3 विद्यालय तो पहले से है, पढ़ने वाले नहीं है, चौथा बना के क्या करेंगे? अब चूंकि बजट आ गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गई और हमारे गांव के प्रधान जी का भैंस बानी जाएगी, उसमें फिर फायदा क्या होगा? हमारे गांव को लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाएगा, तो होगा कि भाई मेरे गांव में अस्पताल नहीं है, अस्पताल खोला जाए, इस तरह की छूट दी जाए। दूसरा छूट क्या जाए कि हम कलेक्टर के रहमो करम पर ना रहें कि पैसा हमको कलेक्टर साहब देंगे और प्रधान जी साइन करेंगे, सीधे ग्रामीण विकास के नाम पर खाता खुले और उसमें पैसा आवे और गांव का प्रधान 5 लोगों के उपस्थिति में हस्ताक्षर करके पैसा निकाले और गांव में खर्च करे। पैसा निकालने का इंडिपेंडेंट छूट उसके पास हो और पैसा खर्च करने का छूट उसके पास ना हो, क्योंकि पैसा खर्च करने की स्तुति उसको गांव से मिले कि गांव के बहुसंख्यक लोग, बहुमत वाले लोग, जैसे मान लो 2000 का गांव है तो जितना ज्यादा बहुमत जिस काम का हो गया उस काम को प्रधान जी करे। मान लो 2000 में 1500 लोग कहते हैं अस्पताल बने तो अस्पताल ही बने, अगर 500 लोग कहते हैं कि नहीं कुछ और बने तो विचार को उनको बताया कि भाई क्यों कुछ और बने, 1500 लोग तो अस्पताल मांग रहे हैं, तब जाकर के गांव का विकास होगा। और विश्वास मानिए देश के करीब करीब 60,000 गाँव की विकास हो जाएगी तो अमेरिका आपके यहाँ नौकरी मांगने आएगा, क्योंकि जितना गांव हमारे पास है, जितनी जनसंख्या हमारे पास है, उतने में तो कितने देश हैं, बहुत सारे देशों की आबादी उतनी नहीं है जितना मेरे उत्तर प्रदेश की है जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। बहुत सारे देशों की तो इतनी भी आबादी नहीं है जितना मैं दिल्ली में रहता हूँ उतनी हो, और वो बड़े समृद्ध और हमसे बढ़िया मजबूत और सशक्त देश है। क्यों? क्योंकि वहाँ की व्यवस्था शुरू से जो बनाई गई है वो बहुत व्यवस्थित है, सुव्यवस्थित है और पारदर्शी है। अंत में मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि व्यवस्था कोई भी बुरी नहीं है जब तक उसमें पारदर्शिता ना हो, और पारदर्शिता जितनी विकेंद्रीकरण में संभव है उतना एकीकरण में संभव नहीं। जैसे मान लीजिए कि मेरे विकास का बागडोर मेरे कलेक्टर को या सांसद सदस्य को हो, तो पूरे जिला का एक सांसद है, मतलब पूरे मेरे बलिया कॉन्स्टिट्यूंसी का, और पूरे जिला का एक कलेक्टर है जिसमें 3 सांसद आते हैं। अभी कलेक्टर के ऑफिस में किस गरीब आदमी की हैसियत है कि पूछने जाए कि भाई क्या कर दिया, लेकिन वो प्रधान जी को गुरुद्वारी पर पहुंच जाकर सुना है प्रधान जी वही बतिया तो नहीं हुआ। भाई गांव विकास का परिकल्पना तभी संभव होगा जब आप गांव को स्वतंत्र करेंगे और गांव को शक्ति देंगे। संसाधन गांव के पास बहुत है,
क्योंकि अभी देश दुनिया में जितनी संसाधन आप देख रहे हैं वो सब गांव के वजह से ही मजबूत होता है। ये मोबाइल है ना, इसका भी कहीं ना कहीं से गांव से जुड़ाव है। अगर गांव ना हो तो ये मोबाइल ना हो। तो असली जड़ को पहचानिए। पेड़ों में जड़ों में पानी दी जाती है तब पेड़ फल देता है और छाया देता है, ऊपर पानी देने से नहीं देता। इस चीज को, इस मूल मंत्र को जानिए और ग्रामीण विकास पर और क्या क्या हो सकता है, आप विद्वान लोग हैं, इस बात का सुझाव इनबॉक्स में दीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए। कमेंट बॉक्स में देंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि और लोग आपके सुझाव को, आपके विचारों को पढ़ेंगे और लाभान्वित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप स्वस्थ रहें। बजरंग बली की कृपा तो आप पर पहले से पड़ी ही थी, भोलेनाथ की भी पड़ी रहे और बुद्ध की शांति आपके मन मस्तिष्क पर हमेशा रहे। जय बुद्धाय, नमः शिवाय, नमस्कार।